रिज़्यूमे में डाल सकता है। वो आपके रिज़्यूमे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूस्ट देती है और आपको काफ़ी ज़्यादा हायर चांस देती है किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट होगा यही है, जो कि पूरा का पूरा वो एप्लीकेशन पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना देता है खुद से, बस उन्हें एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है। किसी को बनना है वेब डेवलपर, उनके लिए आपका क्या फुल रोड मैप होगा? कैसे एक वेबसाइट डेवलपर बना जाता है, कैसे एक गेम प्रोग्रामर बना जाता है। तो उस तरह की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रोड मैप्स है। रोड मैप इन द सेंस कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही किस बंदे को एक बिगिनर से प्रो लेवल बनना है, तो उसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सर, वेलकम टू ताबिज़ खान पॉडकास्ट। आप काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं, तो मैंने सोचा सर को इनवाइट किया जाए और उनके एक्सपर्टीज़ पर बात किया जाए। तो सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ताबी जी। जी। तो सर मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपके बारे में कुछ बताएँ। ओके तो अ, मेरा नाम है तारा सिंह राजपूत और मैं एक टीम मेंबर हूँ ब्राइट माइंड कैंपस का, जहाँ पे हम एक यूट्यूब चैनल है छोटा-सा जहाँ पे हम बेसिकली मेन मेन एम हमारा ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं सारे कॉलेज स्टूडेंट्स का एंड उन सारे स्टूडेंट्स का या फिर उन सारे लोगों का जो कि एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और वहाँ पे वहीं पे हम उनको स्किल डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं उनका। अब मेरी बात की जाए तो मैं फ़िलहाल फाइनल ईयर में हूँ बीएससी आईटी डिग्री में और यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक वेब डेवलपर की तरह वर्क कर रहा हूँ और फ़िलहाल मेरा पैशन जो है वो है एक गेम डेवलपर बनना, गेम प्रोग्रामिंग सीखना क्योंकि मुझे बचपन से कंप्यूटर्स में बड़ा इंटरेस्ट था, टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था तो इसीलिए मुझे कंप्यूटर रिलेटेड कोई चीज़ करनी थी। अब इसी वजह से मैंने कंप्यूटर सीखना भी चाहा और इसी वजह से मुझे प्रोग्रामिंग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हुँ। तो सर जैसे कि आप वर्क कर रहे हैं वेब डेवलपर आप एक वेब डेवलपर हैं। तो सर वेब डेवलपर का क्या रोल होता है? एक वेब डेवलपर के बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ओके, तो एक वेब डेवलपर जो होता है, वो बेसिकली जो क्लाइंट होती है या फिर जो कि हमारे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हम, वो वहाँ पे बेसिकली हमें उस वेबसाइट को या फिर उनके वर्क को सँभालना होता है। वेब डेवलपर का बेसिक मतलब जो होता है वो इंटरनेट पे डिप्लॉय की हुई चीज़ों को सँभालना होता है। अब यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट काउंट करते हैं, वेबसाइट का फ्रंट एंड एंड बैक एंड और बस वही सारी चीज़ें होती है जहाँ पे एक वेब डेवलपर जो होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ील्ड्स आती हैं, फिर काफ़ी सारे डिविजन्स आ जाते हैं। जैसे कि वेब डिज़ाइनर हो सकता है, वेब टेस्टर हो सकता है, वेब डेवलपर हो सकता है जो कि बेसिकली डेवलप करता है वेबसाइट को। तो ऐसी बहुत सारी फ़ील्ड्स आती हैं उसके अंदर एंड बहुत सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसके ऊपर कि वेबसाइट को बनाने से लेकर वेबसाइट को मैनेज करने तक, फाइनल डिलीवरी आउटपुट देने तक, सारा चीज़। हुँ। एक वेब डेवलपर को कोडिंग सीखना ज़रूरी होता है सर? ओके तो बेसिकली फ़िलहाल के लिए तो मैं खुद एक नो कोड वेब डेवलपर हूँ। जैसे कि बहुत सारे नो कोड वेब डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट फ़ेमस वर्डप्रेस जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि वेब डेवलपमेंट के लिए हम कोडिंग सीखें या ना सीखें, तो डेफ़िनेटली सीखनी चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती तो तुम नो कोड टूल भी उतने एफ़िशिएंटली यूज़ नहीं कर पाओगे। नो कोड टूल बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जहाँ पे हम बेसिकली जो अ बिना कोडिंग किए हम वेबसाइट बना सकते हैं और ऐसे टूल को हम या ऐसे सॉफ्टवेयर को हम वेब नो कोड टूल कहते हैं। अब उनका एग्ज़ाम्पल है जैसे वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया, ये सारी चीज़ें नो कोड में आती है। हाँ, बात रही कोडिंग सीखने की, तो हमें डेफ़िनेटली कोडिंग सीखनी चाहिए जैसे मैंने कहा पहले भी क्योंकि कोडिंग जो है उससे हम एडवांस लेवल की वेबसाइट बना सकते हैं। एक हायर सैलरी पैकेज जो हर किसी का ड्रीम होता है, वो ले सकता है। तो जी, कोडिंग सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वेब डेवलपमेंट करने के लिए। एग्ज़ैक्टली। जब मैं 9th क्लास में था उस टाइम पे मैं कोडिंग सीख रहा था, कुछ यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करके फॉर एग्ज़ाम्पल कोड विथ हैरी, श्रद्धा दीदी। आपने कैसे कोडिंग सीखी? आप अपनी जर्नी बताइए। सर आप 9th स्टैंडर्ड से कोडिंग के फैन हैं, बहुत बढ़िया लगा सुन के। 9 में किया था बट अभी तक नहीं किया रहा हूँ। उसी टाइम पे मैंने फिर स्किप भी कर दिया था, 5-6 मंथ सीखा था। ओके, ओके। जी। पर अच्छा लगा सुन के कि आपके मतलब 9th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में जो भी आजकल के बच्चे होते हैं, उनका तो मोस्टली ध्यान रहता है गेम्स वगैरह खेलने में या फिर ऐसी फालतू चीज़ों में, सोशल मीडिया वगैरह में। बट ये अच्छा लगा सुनकर कि जब आप 9th स्टैंडर्ड में तब तो आपके पास एक पैशन था सीखने का कुछ। जब मैं एक्चुअली 9th-10th में था,
अब मुझे एक्चुअली में कंप्यूटर में इंटरेस्ट था जैसे मैंने कहा, बट मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। मतलब जैसे स्कूल में भी अगर हमें कंप्यूटर सिखाया जाता था, तो उसमें हमें सिर्फ़ ऐसा था कि कंप्यूटर को सिर्फ़ देखने तक का मौका मिलता था। कंप्यूटर पे बैठ के फिर हम उसे अपने तरीके से ऑपरेट कर सकें, हम अपनी विल से इसे ऑपरेट कर सकें, ऐसा कोई वहाँ पे फंडा नहीं था, हमारे एटलीस्ट हमारे क्लास में तो या हमारे स्कूल में तो। बट क्योंकि वो सारी प्रिविलेजेस मेरे पास थी नहीं, वो सारे साधन मेरे पास नहीं थे पढ़ने के, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उस समय कंप्यूटर सीखने मिला नहीं। और 11th-12th तक आते-आते फिर 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी, फिर कोरोना काल चल रहा था वैसे 11th-12th में, तो घर से बाहर निकलना नहीं था, घर पे कोई कंप्यूटर था नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए चीज़ें। बट उसके बाद कैसा हुआ कि मुझे एक मौका मिला सीखने का कंप्यूटर, और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सीखा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सीख कर। हुँ। आपने क्या रिसोर्सेज़ यूज़ किया? जी देखिए, रिसोर्सेज़ की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। आजकल इंटरनेट पे क्या नहीं मिल जाता, बराबर? तो हम इंटरनेट पे जो फ़ेमस टूल्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं कोडिंग सीखने के लिए, तो बेसिकली उनमें से सबसे टॉप वेबसाइट्स जो आती हैं वो है W3 Schools, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट है, जहाँ पे आप HTML से लगाकर, रूबी से लगाकर सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन तक सीख सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। अब W3 स्कूल्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको एक ऑनलाइन कोड एडिटर भी मिल जाता है, जहाँ पे आप बिना VS कोड या एक्सटर्नल कोड एडिटर इंस्टॉल किए अपने कंप्यूटर में, ब्राउज़र में ही वहीं पे उसी वेबसाइट में कोड करके आप सीख सकते हैं। क्या ये फ्री है या पेड है? नहीं, नहीं, W3 स्कूल्स पूरा फ्री है। आपको पाइथन बेसिक से एडवांस सीखना हो, पूरी चीज़ें फ्री है। अब और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि उसमें एड्स भी नहीं आती। ओह वाव! यस, यस। और एक और अमेज़िंग टूल मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि है एमडीएन डॉक्स। एमडीएन वेब डॉक्स बेसिकली मोज़िला फायरफॉक्स सुना है आपने? हुँ, हुँ। हाँ, तो मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है और उसी की एक डॉक्यूमेंटेशन है, एमडीएन वेब डॉक्स करके वेबसाइट है, developers.mozilla.org। अब उस वेबसाइट में भी आपको सारी की सारी लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल जाएँगी। आप वहाँ पे जाके भी सारे बेसिक्स और उसके डॉक्यूमेंटेशन से डायरेक्ट सीख सकते हैं। और आई थिंक मैं प्रेफ़र भी यही करूँगा कि किसी बिगिनर को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसका, जो कि हमने वैसे चैनल पे कवर कर रखा है। बट अ, एक और बारी मैं यहाँ पे देखा बता देता हूँ। तो बेसिकली कैसा होता है कि एक कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीखने का ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है बिगिनर लेवल का, कि मतलब कोई भी आ रहा है जिसे आईटी सेक्टर में बिल्कुल नॉलेज नहीं है या फिर कोडिंग में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और फिर अगर उसे कोडिंग करनी है तो वो क्या कर सकता है, तो वो यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख सकता है। यूट्यूब पे कैसा होता है कि कोई सामने-सामने समझा रहा है हमें, तो हमें समझ में अच्छा आसानी से आता है। तो हमें समझने में आसानी से आता है, बरोबर? तो राइट। इसीलिए किसी बिगिनर को हमेशा ट्यूटोरियल के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू चलना चाहिए। और जैसे-जैसे वो सीखता जाता है, जैसे-जैसे सीखता जाता है, वैसे-वैसे हमें शिफ्ट होना होता है डॉक्यूमेंटेशन पर और सेल्फ लर्निंग पर। ये मेरा मानना है। और ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप काफ़ी ज़्यादा बेसिक और काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि मतलब ऑब्वियस है, बट मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उन्हें सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, उन्हें उसे इम्प्लीमेंट भी करना है, एग्ज़ैक्ट बराबर? जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक फिर क्या फ़ायदा सीखने का? हुँ। जी, तो थर्ड स्टेप यही है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। आपने जो स्किल सीखी है उस पे प्रोजेक्ट बनाओ, रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओगे, और जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाओगे तो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी तो उस प्रोग्रामिंग का बेस कॉन्सेप्ट या बेस फंडामेंटल क्लियर नहीं कर पाओगे। हुँ। तो जैसा आपने सर बताया कि हमें प्रोजेक्ट बनाना चाहिए अगर हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो। तो सर कोई प्रोजेक्ट आइडिया आप बताना चाहेंगे? मिनी प्रोजेक्ट आइडिया कोई? ओके, वेब डेवलपर्स के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आइडिया मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि बेसिक प्रोजेक्ट्स आप क्या बना सकते हैं अगर आप एक बिगिनर है तो। एक बिगिनर के लिए सबसे बेसिक प्रोजेक्ट होता है वेब डेवलपमेंट, जो कि है टू डू ऐप, जहाँ पे सिर्फ़ टास्क्स ऐड कर सकते हैं लोग, टास्क डिलीट कर सकते हैं, और टास्क जो बनाए ऑलरेडी बनाए रखे हैं, उनकी लिस्ट देख सकते हैं। अब उससे एक बेसिक जो हो सकता है वो है इससे भी बेसिक अगर टू डू ऐप से कर सकें तो एक छोटी-सी सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट हो सकती है, जहाँ पे आप सिर्फ़ अपने बारे में या फिर किसी एक औरत के बारे में लिख दे रहे हैं या बता दे रहे हैं फ़ोटोज़ और टेक्स्ट के थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा
बेसिक प्रोजेक्ट हो गया। अब इंटरमीडिएट के लिए आएँ या फिर उन लोगों के लिए आएँ जो कि ठीक-ठाक सीख चुके हैं वेब डेवलपमेंट, तो उन्हें बेसिकली स्टार्ट करनी चाहिए प्रोजेक्ट वर्कफ़्लो कि मतलब एक प्रोजेक्ट का वर्क कैसे होता है। तो जेट वर्किंग में सबसे पहले होता है डिज़ाइन फाइंडिंग, तो हमें सबसे पहले एक अच्छा डिज़ाइन ढूँढना होता है, जहाँ पे हम खुद से डिज़ाइन बना सकते हैं कैनवा या फिग्मा वेब जैसे टूल्स पे, या फिर हम बेसिकली कर सकते हैं कि हम एक पेन और पेपर ले सकते हैं और अपनी बुक में ड्रॉ कर सकते हैं वो डिज़ाइन। और जब डिज़ाइन रेडी हो जाए, तो डिज़ाइन रेडी होने के बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग में। हुँ। ऑलराइट, जी। तो ये सेकंड स्टेप होता है। अब थर्ड स्टेप जो होता है, जो कि एडवांस लेवल है, जैसे कि आपने लगभग सारी चीज़ें सीखी है, अब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये थर्ड स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, जो कि है बैक एंड डेवलपमेंट या फिर बैक एंड कैसे सँभालें या फिर कोड के डेटा को कैसे सँभालें, राइट? कि कोई कस्टमर आता है, अगर वो डेटा फिल करता है, तो वो कहाँ जाए? कहीं न कहीं तो स्टोर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हमें बैकएंड में सीखनी होती है। और यहीं पे हमारे एडवांस प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर कोई सोशल मीडिया वेबसाइट। हुँ। जी। एग्ज़ैक्टली। सर हम जब कोडिंग करते हैं तो एक लॉजिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक पर्सन के पास जैसे लॉजिक स्किल, तो लॉजिक कैसे सुधारें? जैसे कि लॉजिक का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है एक कोडर बनने के लिए। कुछ टिप्स बताइए? जी, डेफ़िनेटली लॉजिक बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कोडर के लिए, ना कि सिर्फ़ एक वेब डेवलपर के लिए, ना कि सिर्फ़ एक गेम डेवलपर के लिए। बल्कि उस हर एक उस प्रोग्रामर के लिए या फिर उस कोडर के लिए जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है या फिर जो कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। हाँ, अब लॉजिकल बिल्डिंग बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक प्रॉब्लम को एक सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा कि एडिसन जब 100 बार फेल हुआ, तब जाके उसने 101 बार जब ट्राई किया, तो उसे लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। हाँ, तो वो कैसे किया? तो मतलब जब उसने 100 बार चीज़ें ट्राई की, तो उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्राई किया कि लाइट बल्ब इस तरीके से बनाया जा सकता है। तब जाके वो 101 पे सक्सेस हुआ। बट अगर ये 100 ट्राइज़ तक ही सीमित था कि उसने 100 बार ट्राई किया। ये 100 से लेकर 1000 तक जा सकता था, जब उसे नहीं पता होता कि मुझे किस दिशा में जाना है या फिर मुझे किस दिशा में वर्क करना है, बराबर? तो उसी को लॉजिकल बिल्डिंग कहते हैं कि अगर हमें जिस मुकाम तक या फिर जिस गोल तक हमें पहुँचना है, वहाँ का अगर हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, बराबर? तो जो सबसे जो सबसे नज़दीकी रास्ता होता है, वो हमें चूज़ करना होता है, उसी को लॉजिकल रीज़निंग कहते हैं हम कि मुझे पता है कि अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो मैं या तो सीधा जा सकता हूँ या तो घूम के जा सकता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं सीधा जाऊँगा तो सबसे छोटा रास्ता है, तो मैं सीधा जाऊँगा। तो ये जो मैंने चीज़ सोची अभी, इसे लॉजिकल रीज़निंग कहता है कि मेरे पास एक ठोस कारण है और उस ठोस कारण पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हाँ भाई, अब दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। राइट। जी। हुँ। जब हम जैसे कि वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो हमें काफ़ी अपने आप को काफ़ी फ़ास्ट अपडेट भी करना रहता है। जैसे नए-नए टूल्स आते हैं मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उन्हें हमें सीखना होता है। आप सर कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हैं टेक्नोलॉजी से, टूल से? कैसे आप अपने आप को वो चीज़ें सिखाते हैं? कैसे आप सीखते हैं वो सब नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी? अब मार्केट में तो देखिए आजकल जैसे ही एआई आ गया है, तो पहले तो हर दिन या हर हफ्ते में कोई न्यूज़ आती थी। अब हर घंटे में या हर सेकंड कोई नई न्यूज़ आती। एक एआई चाइना ने लॉन्च कर दिया, तो उसी के अपोज़िट एक एआई ओपन एआई ने लॉन्च कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी एआई की न्यूज़ आती रहती है हर सेकंड। इंटरनेट हर सेकंड, मिलीसेकंड बदल रहा है। तो इस चीज़ को अपडेटेड रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप आर्टिकल्स पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। आप अप टू डेट रहने के लिए आप मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जो कि जैसे कि लिंक्डइन हो गया या ट्विटर हो गया, उन पर ज़्यादा एक्टिव रहा करें, ना कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जैसी चीज़ों पर। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो होती है वो पुराने ज़माने की होती है। आई मीन फेसबुक की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की नहीं। तो ओल्ड एज पीपल वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। बट लिंक्डइन और ट्विटर पे मोस्टली प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि अपनी पर्सनल जर्नीज़ एंड अपने अपडेट्स शेयर करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। बट अप टू डेट रहने के लिए अभी तक तो मैंने सिर्फ़ एक बहुत बढ़िया चीज़ ट्राई की है, जो कि एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है डेली डेव एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन है। तो अब इससे होता क्या है कि हम जब क्रोम खोलते हैं, ओपन करते हैं अपने लैपटॉप पे,
या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो एक बेसिक सा गूगल का स्क्रीन आ जाता है जो कि काफ़ी यूज़लेस है अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए डेली डाटा एक्सटेंशन है। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो हमें डेली जो अपडेटेड न्यूज़ है एआई की या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी की या फिर किसी भी फ़ील्ड के रिगार्डिंग हम उसमें चूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ील्ड। उस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हमें न्यूज़ मिल जाती है और वहीं से जैसे मैं अगर कोई चीज़ क्रोम ओपन कर रहा हूँ या फिर मैं कभी अपना लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहली चीज़ वो अपडेट दिख जाती है और इसी वजह से मैं अपडेटेड रहता हूँ। हुँ, अमेज़िंग। हम किसी फ़ील्ड में हैं, हमें कुछ स्किल सीखनी चाहिए, जैसे कि अगर हम एक बताएँ, जैसे कि मेरे फ्रेंड हैं, वो भी सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में वर्क करते हैं, तो बोलते हैं कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इंग्लिश काफ़ी नेसेसरी होता है, इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता है। तो वो कहते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, इसलिए वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इंग्लिश की। तो आपको क्या लगता है सर, एक वेब डेवलपर बनने के लिए क्या स्किल सीखनी चाहिए, जिन्होंने अपनी जस्ट जर्नी स्टार्ट की वेब डेवलपर बनने के लिए? और कितना टाइम लगता है वेब डेवलपर बनने के लिए? क्या स्किल सीखनी चाहिए और कितना टाइम लगता है? ओके, तो एक वेब डेवलपर बनने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए या फिर जो देख रहा है ये वीडियो उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि उन्हें एक्चुअली में बनना क्या है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे हम पहले भी डिस्कस किया कि आईटी सेक्टर में बहुत सारा वर्क है वेब डेवलपर के अंदर। एक वेब डिज़ाइनर भी होता है, एक वेब डेवलपर भी होता है, एक वेब टेस्टर भी होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उसी में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आपके दोस्त की बात करें तो अगर वो आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो वो कोडिंग करता है बेसिकली, तो उसके लिए एक डेवलपमेंट फील्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और वहीं अगर मैं अपने दोस्त की बात करूँ, सौरव की, जो कि हमारा टीममेट है, अब उसे कोडिंग से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइनिंग लगता है। आर्ट स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उसके अंदर, इनोवेशन काफ़ी अच्छा है। तो वो एक डिज़ाइनर बन सकता है, वो एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन सकता है, वो एक वेब डिज़ाइनर बन सकता है। अब ऐसे ही हम डिपेंड करते हैं अपने फ़ील्ड के पास, हमारी फ़ील्ड के ऊपर कि हम एक बेसिकली कै कै किस तरह से कौन-सी स्किल सीखनी चाहिए हमें। वो पता चलता है हमें कि हमें एग्ज़ैक्टली बनना है। अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टूल हमने कवर किया था हमारे चैनल पे, बट अभी यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि है रोडमैप.एस। अब ये टूल बेसिकली एक टूल नहीं कहेंगे हम, इसे एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप जाके देख सकते हैं अगर आपको भी कुछ जानना हो तो। वो रोडमैप.sh में हम बेसिकली कैसा है कि एक किसी भी एक फ़ील्ड का, आईटी या नॉन आईटी, कोई भी एक फ़ील्ड को हम चूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, बहुत सारे फ़ील्ड्स लिस्टेड हैं और उसमें हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक रोडमैप मिल जाएगा। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे एक एंड्रॉयड डेवलपर बना जाता है, कैसे एक वेबसाइट डेवलपर बना जाता है, कैसे एक गेम प्रोग्रामर बना जाता है। तो उस तरह के काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रोड मैप्स हैं। रोड मैप इन द सेंस कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही इस बंदे को एक बिगिनर से प्रो लेवल बनना है, तो उसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, उसे ही हम एक रोड मैप कहते हैं और वही वो उस वेबसाइट पे होता है। अब समय की बात करें तो समय भी डिपेंड करता है। समय डिपेंड करता है सबसे पहले एक चीज़ जो मुझे लगती है, जो कि कंसिस्टेंसी। अभी अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है और अगर हम उसमें डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ सीख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से या फिर अच्छे तरीके से हम सीख सकते हैं। वहीं अगर हम बीच में प्रोक्रेस्टिनेट कर दें कि हम कल पे टाल दें, नहीं परसों करूँगा, आज थक गया हूँ बहुत, कॉलेज से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो ये कंसिस्टेंसी जब टूट जाती है, तो हमारा डेडिकेशन कम होता है धीरे-धीरे और धीरे-धीरे हम इंटरेस्ट भी लूज़ करना लग जाता है। तो अगर हम कंसिस्टेंट हैं, 1 घंटा रोज़ दे रहे हैं हमारी लर्निंग को, हमारी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को या फिर प्रोजेक्ट लर्निंग को, तो आई थिंक एक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपर बनने के लिए आपको मैक्सिमम 3 से साढ़े 3 महीने लगेंगे। हुँ, गॉट इट। जी। तो सर मिस्टेक की बात करते हैं। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं क्या मिस्टेक करता था उस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी मैं एचटीएमएल सीखता था, कभी सीएसएस सीखता था, तो कभी जावा, कभी पाइथन। मुझे एक ऐसा लगता था, मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे। तो मुझे लगता था कि मैंने ये गलती की कि मुझे एक क्लियर नहीं पता था कि मुझे वेब डेवलपर बनना है, एंड्रॉयड बनना है या आईओएस बनना है। तो आपको क्या लगता है सर, जो सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट या जो सीखना चाहते हैं, वो क्या गलती फेस कर सकते हैं या आपने क्या गलती की और क्या गलती उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? आप बताइए? अब हमारी गलतियों की बात करें तो अ, बहुत बहुत गलतियाँ मैंने भी की, ऐसा नहीं कि मैंने गलतियाँ नहीं किया। हर एक बिगिनर करता है
और गलतियों से कभी हमें डरना भी नहीं चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो हम उसी से सीखते हैं और यही अच्छी बात है इंसानों की हम इंसानों की कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी में है हम। तो अब गलतियों की बात करें तो मैंने भी एक गलती की थी ये कि मेरे मेंटर्स थे मतलब मुझसे बड़े भैया लोग थे, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में थे। बट मैंने उनसे गाइडेंस ना लेते हुए मैं ऑनलाइन इंटरनेट पे चला गया ढूँढने कि मुझे एक वेब डेवलपर बनना है या फिर मुझे गेम डेवलपर बनना है तो मैं कैसे बनूँ? तो अब इससे हुआ क्या कि आपको पता है कि इंटरनेट पे आजकल कोई 100-200 लोग या हज़ार हज़ार लोग नहीं हैं, करोड़ों लोग हैं इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे कोई कोई कहता है एचटीएमएल, सीएसएस सीखने से बहुत हो गया हम वेब डेवलपर बन जाएँगे। तो कोई कहता है कि यार तुम्हें रिएक्ट नहीं सीखे, तुम अच्छी बैकएंड नहीं सीखे तो तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा आईटी में। अब ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़िंग बनाती है हमें और इसमें ना हमारी भी कोई गलती नहीं है वैसे। बट ऐसा हो सकता है कि हम सबसे पहले तो हमें आजू-बाजू में हम ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे आजू-बाजू में जो लोग हैं, क्या हम उन्हें कोई एक्सपीरियंस है इस चीज़ में? अगर है तो हम उन्हें सबसे पहले पूछेंगे क्योंकि हमारे सामने या फिर पास में जो लोग होते हैं इन पर्सन, उनसे पूछना कभी भी अच्छा रहता है। या इन कंपेयर टू हम किसी ऑनलाइन बंदे से पूछें। अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है आजू-बाजू में या फिर तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं प्रोफ़ेशनल वाले, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक को नहीं, जैसे लिंक्डइन और ट्विटर को क्योंकि वहाँ पे प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं। तो हम वहाँ पे जाके उन कम्युनिटीज़ में जाके हम पूछ सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा एंड गलतियों की गलतियों पे आए वापस से तो गलतियाँ जैसे मैंने की हैं कि एक बार क्या हुआ था कि एचटीएमएल, सीएसएस सीख रहा था मैं और एचटीएमएल, सीएसएस सीख लिया था वैसे मैंने 1-2 महीने में सीख लिया था एंड देन जावास्क्रिप्ट सीखने की बारी आई थी। अब जावास्क्रिप्ट में सीखने के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स देखे और वहाँ पे मैंने कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स भी बना लिए देखकर। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था तीसरा ट्यूटोरियल में वो सिर्फ़ सुन-सुन के बना रहे थे। मतलब कैसा होता था कि मोस्टली हम लेफ्ट साइड में हम अपना वीडियो चलाते हैं और राइट साइड में हम कोडिंग करते हैं, राइट? तो उस वक़्त कैसा हुआ था कि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि राइट साइड में वीडियो चल रहा है और मैं बिना वीडियो में देखे बस वो जो बोल रहा है उसी से मैं अपनी कोडिंग कर ले रहा हूँ और वेबसाइट बना ले रहा था। अब उससे दिक्कत क्या हुई कि मुझे एक गुरूर आ गया एक वो ऐसा कहते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जी, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे भैया हम तो अब इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे आसानी से, अब तो शायद इंटरव्यू देने की भी ना ज़रूरत पड़े। तो ऐसे ही मैंने फिर फर्स्ट इंटरव्यू में के लिए अप्लाई किया। अब वहाँ पर मुझे जाकर पता चला कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट सीखने तो कुछ नहीं होता। आपको कम से कम रिएक्ट तो आना चाहिए, रिएक्ट मोंगो तो आनी चाहिए। अब क्योंकि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से तो कैसा लगता है कि एक बेसिक लेवल वेबसाइट बनाई जा सकती है और डिज़ाइनिंग भी उतनी कुछ ख़ास होती नहीं है। अब रिएक्ट इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आसान कर लेता है, मुझे उस समय पता नहीं था। तो ये एक मेरी दिक्कत हो गई, मुझे एक प्रॉब्लम में मैं फँस गया, जो मैंने गलती की कि मैंने अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रख दिया। मैंने रिसर्च नहीं किया मार्केट में कि इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस के लिए मुझे क्या-क्या स्किल्स आनी चाहिए। हुँ, ऐसी 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 बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जीवन काल में अ पर मेरी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही थी कि मैं जहाँ पे कोडिंग सीख रहा हूँ या फिर जिस एनवायरनमेंट में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे सारे आईटी के लोग सारे। अब वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कोई स्टार्टअप फाउंडर्स है, कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को भी की भी पहचान है हमारे पास। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेड स्टार्ट था मेरे लिए और प्लस पॉइंट था मेरे लिए। हुँ, राइट। मैं सर गलतियों की इसलिए बात करता हूँ, हर पॉडकास्ट में बात करता हूँ कि हमें क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कोई पर्सन न्यू है, वो आपके एक्सपीरियंस से सीख लिए कि क्या गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए जो आपने किया, तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत काफ़ी छोटे कम समय में सीख लेते हैं और जो उनके उन्हें लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नहीं इसे इसे इवोल्यूशन कहते हैं कि हम जो पूर्वजों ने हमारी गलती करके छोड़ दी है, तो वो हमें पता है कि अब हमें 2 पत्थरों की ज़रूरत नहीं है आग लगाने की। अब हम अब हम सीधा आग लगा सकते हैं और फिर हमें पता है कि हमें आग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो इंस्टिंक्ट बन चुकी है हमारी। तो वही गलतियाँ पूर्वजों ने जब की थी तो हमें अब पता चली है। एग्ज़ैक्टली। तो इसी से इंसानों का इवोल्यूशन होता है। हाँ, हाँ। जी। राइट। तो सर अब अर्निंग पे चला जाए।
क्या अर्निंग होती है? अगर कोई फ्रेशर है, उनकी क्या अर्निंग है स्टार्टिंग टाइम पे और अगर कोई टॉप पोज़ीशन पे है, वो कितना सैलरी पा सकते हैं? थोड़ा कुछ अर्निंग के बारे में बताइए। क्या स्कोप है इसमें? ओके, देखिए वेब डेवलपर का स्कोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है। अगर आपसे मैं कहूँ तो इंडिया में कोविड कोविड आने के बाद या फिर कोविड के कुछ 1-2 साल पहले ही स्टार्टअप बूम आया था। जहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे नए-नए स्टार्टअप्स आए थे और वो यूनिकॉर्न तक बन चुके हैं। अब एक यूनिकॉर्न मतलब ये होता है कि 100 करोड़ के ऊपर का स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन होता है, वो एक यूनिकॉर्न बन जाता है। अब ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स और आ रहे थे। अब कैसा है कि हर एक बिज़नेस को स्टार्टअप की ज़रूरत, आई मीन एक वेबसाइट की ज़रूरत है, राइट? आपको भी पता है कि आजकल दुनिया ऑनलाइन चली गई है सारी चीज़ें, सारे लोग ऑनलाइन मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें एक मैगी वगैरह भी मँगाना होगा, आइसक्रीम वगैरह, तो भी वो आजकल ज़ेप्टो से मँगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ास्टली इवॉल्व हो रही है और हमें मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा रहने की आदत लग गई है। इसीलिए हर एक बिज़नेस को मोबाइल डिवाइस में पहुँचने के लिए एक वेबसाइट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और आई थिंक इसीलिए ये फ़ील्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी इवॉल्व हो रही है और वेब डेवलपर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उसी के साथ-साथ उनकी सैलरी पैकेजेज़ भी बढ़ रहे हैं। तो अब नंबर्स पे अगर बात करें हम, तो एक फ्रेशर की जो सैलरी होती है, वो कहीं 10,000 से लगाकर मतलब 10,000 महीने से लगाकर कुछ होती है 25-30 हज़ार के आस-पास। तो अगर नंबर्स की बात करें एलपीए की तो 1.2 एलपीए से लगाकर 3 टू 4 एलपीए पर एनम और प्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। वो डिपेंड करता है कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास या फिर किस इंडस्ट्री आई मीन किस कंपनी से आप एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो अगर आप किसी नामचीन या फिर अच्छी कंपनी से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, तो आपका सैलरी पैकेज लगभग कहीं 30-40 लाख पर एनम के आस-पास हो सकता है। हुँ, अंडरस्टूड। और जो अगर फ्रेशर हैं, वो कैसे जॉब पा सकते हैं सर? क्या उन्हें लिंक्डइन का सहारा लेना चाहिए या क्या सीक्रेट होते हैं जॉब पाने के? अब देखिए, जॉब पाने के लिए हमारी जो अप्रोच है मतलब मैं जिस क्लास में पढ़ा हूँ या फिर मैं जिस टीम के साथ रहा हूँ, उनका अप्रोच काफ़ी ज़्यादा अलग है। काफ़ी ज़्यादा मैंने ये चीज़ पहले कभी सुनी भी नहीं है और अब तक कहीं कहीं और सुनी भी नहीं है। जो कि है बिल्ड इन पब्लिक। अब बिल्ड इन पब्लिक में हम बाद में आते हैं थोड़ा, सबसे पहले आ जाते हैं कॉमन चीज़ों पे जो कि लोगों को करनी चाहिए, जो कि है प्रोजेक्ट बिल्डिंग, जो कि मैंने बताया था। कि आपको एक प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जॉब लेने की। आप इंटरव्यू में जाएँगे, आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दिखाना ही होगा एचआर को और तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अब उसके लिए एक फ्रेशर को सबसे पहले प्रोजेक्ट बिल्डिंग करनी ज़रूरी है, लॉजिकल रीज़निंग करनी ज़रूरी है, लॉजिकल बिल्डिंग एंड डीएसए। अब एक डीएसए का कॉन्सेप्ट होता है वेब डेवलपर या फिर किसी भी प्रोग्रामर के एंड में, जिसका मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। तो डीएसए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अ, एक प्रोग्रामिंग के कोर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके? तो यहाँ पे मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डीएसए में मास्टरी कर लो, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि डीएसए का बेसिक बेसिक या फिर डीएसए थोड़ा बहुत तो आप सीख के जाइए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक अलग आपको एक बूस्ट देता है उस रेस में, जहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग या हज़ारों स्टूडेंट्स भाग रहे हैं उस तरीके से। तो ये टिप देना चाहूँगा मैं फ्रेशर्स के लिए और फिर अगर हम बात आए कि प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या होता है कि बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं एंड देन एक इंटरव्यू देते हैं, राइट? तो ये होता है एक छोटा-सा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जो कि हर कोई ट्राई करता है या फिर हर कोई करता है, फॉलो करता है, मैंने भी किया था। बट लोगों को ये नहीं पता होता कि इसके बीच में भी कुछ मिनी स्टेप्स होते हैं, जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। जो कि मैं बता देता हूँ अभी, जैसे कि अ, एक होता है बिल्ड इन पब्लिक करके, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की। तो बिल्ड इन पब्लिक का बेसिकली मतलब ही यही है कि हम जो काम कर रहे हैं मतलब कोई प्रेशर है या फिर कोई एक स्टूडेंट है जो काम कर रहा है, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। हुँ, अब अब वो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर सकता है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है। बट वो इंस्टाग्राम पे भी अपने वर्क को दिखा सकता है। आजकल आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे वीडियो एडिटर्स काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहे हैं, क्योंकि अपने अलग-अलग स्टाइल की वीडियो एडिटिंग और अपने अलग
अंदाज़ को लेकर वीडियो एडिटर्स काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। क्योंकि इंस्टाग्राम है ही वीडियोज़ के लिए फेमस। तो ये तो हो गई वीडियो एडिटिंग की बात। अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप एक दिन में तो प्रोजेक्ट बनाएँगे नहीं, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाएँगे। हुँ, तो अब तो अब हर फ्रेशर जो छोटी-छोटी चीज़ें जो करता है या फिर हर रोज़ जो छोटे-छोटे स्टेप्स लेता है, उसको वो डॉक्यूमेंट करे। अब डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में करें? वो करें पोस्ट सोशल मीडियाज़ पे, जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, जैसे जहाँ पे मैं मेंशन कर रहा था। यहाँ पे वो अपने काम को डाले। यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डाले, वीडियोज़ डाले उस काम के रिलेटेड कि आज उसने क्या किया। अब इससे सबसे पहली जो चीज़ होती है, वो होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन कि हमने कौन-सी चीज़ कब की, ये हमें हमारा डॉक्यूमेंटेड रहता है हमारे सोशल मीडिया पे कि हमने झूठ नहीं बोल रहे। जैसे हम क किसी इंटरव्यू में जाते हैं और हम अपना कोई प्रोजेक्ट शो करते हैं और अगर वो एक सवाल उठा दे कि मैं कैसे मान लूँ कि ये तो प्रोजेक्ट तुमने ही बनाया? तो हम उन्हें वो ट्वीट्स एंड वो डॉक्यूमेंटेशन बता सकें लिंक्डइन पे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है नेटवर्क। अब नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क बिल्डिंग बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप अपने इंडस्ट्री के लोगों से या फिर अपनी माइंडसेट वाले लोगों से मिलते हैं। जहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जैसे ही फ्रेशर्स हैं, मेरे जैसे ही मुझ जैसे ही 15th में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, जिनको भी वेब डेवलपमेंट सीखना है। तो उनसे मैं एक नेटवर्क बना के रखूँगा जिससे क्या हो सकता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो जैसे गौरव ने कुछ सीखा जो मेरा टीममेट है। गौरव ने अगर कुछ सीखा तो वो लिंक्डइन, ट्विटर पे डालेगा। अब वही चीज़ अगर मैंने नहीं सीखी अभी तक और गौरव ने कुछ नई नई चीज़ सीखी है, तो मैं उस चीज़ को गौरव से सीख सकता हूँ डायरेक्टली और फिर वो मुझे फ्यूचर में वो चीज़ मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने वो पहले कभी गौरव से सीख ली। वैसे ही अब ये तो मैं सिर्फ़ एक बंदे की बात कर रहा हूँ, तो मानिए अगर अगर हम सिर्फ़ 10 ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं, जो कि हमारी तरह माइंडसेट रखते हैं बिल्ड इन पब्लिक में वो रोज़ सीख रहे हैं उसे ओपनली शेयर करते हैं ऐसे इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे। तो आप सोच सकते हैं कि उनके जो कनेक्शंस हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो कितना अच्छे से जल्दी-जल्दी सीख पाएँगे। और इसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं कि हमारे नेटवर्क जितना अच्छा होगा, उतनी ही हमारी लर्निंग जो है, लर्निंग स्पीड वो 2x, 3x, 10x तक हो सकती है। हुँ, हुँ, राइट। अब जी, इसीलिए फ्रेशर्स को ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि वो नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें अर्ली डेज़ में और इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। हुँ, बिल्कुल सही आपने कहा। हमें नेटवर्किंग से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है कि अगर मान के चलिए आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, मैंने आपको देखा तो इससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि ये सर कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो मैं भी करूँ और इससे काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं। और आपने दूसरी चीज़ कही कि हमें अपने स्किल को शोकेस करनी चाहिए क्योंकि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं। तो जितना शोकेस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स होगा, लोगों के सामने हमारा वर्क दिखेगा, अगर हमारा वर्क अच्छा होने लगा तो वो हम तक रीच करेंगे और हमें काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही आप बराबर, बराबर। तो सर क्यों कुछ लोग इंटरव्यू में फेल्ड होते हैं और क्या चीज़ें हमें एक सक्सेसफुल बनाती है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? आप कुछ वो बताना चाहेंगे कि कैसे हम एक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं? ओके, तो इंटरव्यू में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। तो अब एक इंटरव्यू जो होता है वो एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे सामने कि उस आदमी का रोल ये है कि कंपनी के लिए जो बेस्ट आदमी होगा, उसी को उसे चूज़ करना है, राइट? अब अ, इंटरव्यू में जाने से पहले जब हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको उस माइंडसेट से सोचना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ अगर मैं इंटरव्यू में बैठा होता, अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा होता, तो क्या मैं इस बंदे को सिलेक्ट करता? क्या मैं इसकी जो बातें हैं उन पे यकीन करता? या फिर क्या मैं ये प्रोजेक्ट्स देख के अपने कंपनी के लिए इसे हायर करता? ये सारा माइंडसेट जब हम रखेंगे इंटरव्यू में, तब जाके हमें वो इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प होगी। क्योंकि आप ही सोचिए कि कौन अपना प्रॉफ़िट नहीं चाहेगा? वो जो कंपनी वाला बंदा बैठा है, वो भी तो अपनी कंपनी के लिए सोच रहा है। एग्ज़ैक्टली। अब तो अब ऐसे में अगर वो किसी लो एक्सपीरियंस या लो गलत बंदे को हायर कर लेता है, तो वो उसकी कंपनी के लिए नुकसान है, बराबर? इसीलिए ये माइंडसेट हमेशा याद रखने का कि सामने वाला जो बंदा बैठा है, वो अपने
आई मीन अपनी तरफ से सोच रहा है कि अपनी कंपनी की तरफ से सोच रहा है कि अपने कंपनी का फ़ायदा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें। तो ये चीज़ जब हम याद रखें अपने दिमाग में, तो हम उसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए पूरी। जिस कंपनी के बारे में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कंपनी एग्ज़ैक्ट काम क्या करती है, कैसे काम करती है, वहाँ पे कैसे काम किया जाता है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, ये मतलब टीम कैसी है, बड़ी टीम है, छोटी टीम है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अच्छा खासा समय हो चुका है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रख कर चलनी होती है, ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च करके जानी होती है उस कंपनी के रिगार्डिंग। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर जो है वो वहाँ मात खा जाता है। अब वो अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देने लगते हैं, अपने कैरेक्टर पे ध्यान देने लगते हैं कि मैंने बराबर शर्ट टाई पहनी है कि नहीं, मैं इंग्लिश बराबर बोल पा रहा हूँ कि नहीं। अब देखिए इंग्लिश की बात आए तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है वो इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं बोल पाता है। इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि मैं भी अभी तक 3-4 शब्द मोस्टली अच्छे से बोल पाता हूँ, फिर मुझे 1 या 2 सेकंड का पॉज़ लेना ही पड़ता है। इतनी फ्लुएंट भी इंग्लिश नहीं है मेरी, जबकि मैं 2 साल से एक आई मीन 8 महीने से एक जर्मन इंटर्नशिप में काम किया था। पर फिर भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं हो पाई। तो बेसिकली मेन मुद्दा यही है कि इंग्लिश पे उतना ध्यान ना दें, अपने स्किल्स पे ध्यान दें। तो इंग्लिश अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत टूटी-फूटी भी होगी तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि उन्हें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो फिर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज कि मतलब अ, अगर आप कहीं बाहर भी काम करने जाएँगे तो आपको इंग्लिश तो कम्युनिकेट करने के लिए तो एटलीस्ट चाहिए। हुँ, ये चीज़ है और इंटरव्यू में बेसिकली आपको और क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द या फिर कुछ बंदे जो होते हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनके पास नॉलेज भी काफ़ी बढ़िया है। बट वो अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाते, अपने आप को बता नहीं पाते उस इंटरव्यूअर को कि हाँ भैया ये सारे मैंने काम किए हैं और मैंने ये सारे काम ऐसे अचीव किए हैं और मैं ये सारे काम आपकी कंपनी के लिए भी ऐसे-ऐसे अचीव कर सकता। तो अपने आप को प्रेज़ेंट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करें। तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ कि आपने अपनी ज़िंदगी भर में या फिर अपने लाइफ़ टाइम में उस इंटरव्यू या फिर उस जॉब रोल के रिगार्डिंग क्या अचीव किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेब डेवलपर का केस है, जहाँ तो वेब डेवलपमेंट में आपने ऐसा क्या काम किया है? कैसे को आपने प्रोजेक्ट्स बनाया? फिलहाल आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कहीं भी काम करने का? या फिर क्या आपने कहीं एक छोटे से दुकानदार की हेल्प की है उसकी वेबसाइट बनाने में, उसका बिज़नेस ग्रो करने में? तो आप ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है वो आप रिज़्यूमे में डाल सकते हैं। वो आपके रिज़्यूमे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूस्ट देती है और आपको काफ़ी ज़्यादा हायर चांस देती है किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के। तो मतलब उस इंटरव्यूअर को या फिर उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को ये पता होता है कि हाँ भैया इसमें तो अच्छा एक्सपीरियंस है, इससे तो किसी एक बिज़नेस का सेल्स भी बढ़ाने में हेल्प की है। तो इसे एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है वेबसाइट का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। हुँ, एग्ज़ैक्टली। अगर सर किसी को बनना है वेब डेवलपर, उनके लिए आपका क्या फुल रोड मैप होगा? ओके, तो रोड मैप के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हम फॉलो कर सकते हैं roadmap.sh वेबसाइट को, जहाँ पे हम roadmap.sh वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम उस वेबसाइट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें कौन-सी स्किल सीखनी चाहिए, कब सीखनी चाहिए। बट अगर एक इन जनरल रोड मैप अगर आप चाहते हैं मैं बताऊँ तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एचटीएमएल सीएसएस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे एक वेबसाइट का फाउंडेशन ही एचटीएमएल सीएसएस होता है और बाकी बाकी सारे तो उसके फ्रेमवर्क्स हैं और जावास्क्रिप्ट है। जी, तो अब एचटीएमएल सीएसएस तो आपको सीखनी है, जावास्क्रिप्ट तो आपको सीखनी है, अब उसके फ्रेमवर्क्स आप सीखें, क्योंकि फ्रेमवर्क्स जो है वो काम का काफ़ी ज़्यादा आसान कर लेते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री में आजकल जिन्होंने फ्रेमवर्क सीखा है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के, उनको ज़्यादा हायर किया जाता है। जैसे जावास्क्रिप्ट पर रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, क्लर्क है वगैरह एटसेट्रा एंड मोंगोडीबी वगैरह। तो अब रोड मैप की अ, भटक गया था। रोड मैप पे जैसे अगर हम आएँ वापस, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप कर सकते हैं कि आप शुरू करने के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख सकते हैं, यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखने भी चाहिए और उससे हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है सारे बेसिक-बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, उसके बाद हम जाते हैं इंटरमीडिएट टॉपिक्स में। इंटरमीडिएट टॉपिक्स में हम इन्हीं फ्रेमवर्क्स को जिनकी मैंने बात की, उनको सीख सकते हैं।
उनको सीखने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि एक यूट्यूब ट्यूटोरियल जो होता है वो कभी भी 100% पॉइंट्स कवर नहीं कर पाता। हुँ। इसीलिए मैं हर एक बिगिनर को या फिर हर एक वेब डेवलपर को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर रीड करें। यूट्यूब वीडियो अगर उन्हें वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट एक डॉक्यूमेंटेशन इज़ मस्ट। डॉक्यूमेंटेशन रीड करने से क्लैरिटी मिलती है कि उस लैंग्वेज का पोटेंशियल क्या है। ठीक। तो अब डॉक्यूमेंटेशन रीड करने से इंटरमीडिएट लेवल आप पास कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सीख सकते हैं। फ्रॉम स्मॉल एज टैग टू कॉम्प्लेक्स रिएक्टर, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। और उसके लिए मैंने वेबसाइट्स भी बताई थी, जैसे डब्ल्यूपी स्कूल्स हो गया, एमडीएन डॉक्स हो गया, एमडीएन वेब डॉक्स मोज़िला के। और जब इंटरमीडिएट लेवल जब कोई पास कर ले तो उसके लिए आता है एडवांस लेवल, जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे तो आपको पता नहीं चलेगा कि रियल वर्ल्ड हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जब तक आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएँगे, तब तक ज़्यादा चांसेस नहीं बनते आपके। हुँ। जी। हुँ, नाइस रोड मैप। तो सर इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है? पीस ऑफ एडवाइस के लिए सो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट रहें, कि मतलब आपने तय कर लिया है कि आपको वेब डेवलपर बनना है, आपको गेम डेवलपर बनना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहें। आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, मतलब कुछ ना कुछ सीखें, हर दिन कुछ ना कुछ तो सीखें। भले आप 1 घंटा सीख रहे हैं, 2 घंटा सीख रहे हैं, 10 मिनट सीख रहे हैं, 15 मिनट सीख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर 1 घंटे में या फिर 15 मिनट में आप क्या सीख रहे हैं, वो फ़र्क पड़ता है उससे, कि आप क्या रिवाइज़ करने में ही आपका टाइम चला जा रहा है, क्या फिर आपका सिर्फ़ बग सॉल्व करने में टाइम चला जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे बग सॉल्विंग की बात आए तो बग सॉल्विंग में मतलब कैसा होता है कि हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं, बराबर? तो अब किसी-किसी एरर्स को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था। तो उससे सॉल्व करने के लिए लगभग कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक निकल जाते थे किसी एरर को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि लॉजिकल एरर है या फिर कोई मैकेनिकल एरर है, कोई लॉजिकल एरर है या फिर कोई टर्मिनल एरर है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन क्योंकि अब चैट जीपीटी आ गया है तो वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से हमारा कोड रीड करके पॉइंट ब्लैंक पे बता सकता है कि हाँ भाई इस पॉइंट पे तुम्हारा एरर है। तो एरर सॉल्व करने में अगर जितना टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाँ, एरर सॉल्व करते-करते ही हम जब मिस्टेक्स करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो हमें पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम हाँ, इस चीज़ को ऐसे सॉल्व किया था, ऐसे नहीं मैंने ये किया था, मैंने गलत किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी लर्निंग एक्सपीरियंस में। हुँ। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट ये बताऊँगा मैं कि बिल्डिंग पब्लिक। आप जितना हो सके उतना आप अपने सोशल मीडिया वगैरह पे या फिर अपने लिंक्डइन, ट्विटर पे पोस्ट करें, क्योंकि उससे आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी। जब नेटवर्किंग अच्छी होगी तो आपको अपने आप अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगेगी, दिखने लगेंगी अपॉर्च्युनिटीज़, और ऐसे ही आपको मतलब मल्टीपल जॉब एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर मल्टीपल आपको लोगों के एक्सपीरियंस से आप खुद सीख सकता है। हुँ। तो सर आपने जैसा कि चैट जीपीटी का नाम लिया तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया कि काफ़ी लोग डाउट रहता है उनको कि क्या वेब डेवलपर को फ्यूचर में ऑटोमेशन से या एआई से रिप्लेस किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि ये लोग रिप्लेस हो जाएँगे वेब डेवलपर या नहीं? अब देखिए ये तो काफ़ी बड़ा मिथ है कि कोई चैट जीपीटी किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को या वेब डेवलपर को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि कभी-कभी मैं खुद चैट जीपीटी को अ, 1 बिना 1 घंटे यूज़ किए हुए नहीं रह सकता। अब हर हर 1 घंटे में मुझे चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ती ही है। क्योंकि जब पहले मैं गूगल पे जो चीज़ सर्च किया करता था, अब वो मैं चैट जीपीटी पे करने लगा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग भी सेम करते हैं कि ये गूगल पे सर्च करने से बेहतर वो चैट जीपीटी पे सर्च करना पसंद करता है। बट एक चीज़ उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए कि चैट जीपीटी कभी भी एक्यूरेट डेटा नहीं देता, कभी भी रियल टाइम डेटा नहीं देता। वो 2023 वो 1 या 2 साल पीछे का ही डेटा रिसर्च करके हमें देता है। हुँ। सबसे पहली बात तो ये, और उसी वजह से क्या होता है कि चैट जीपीटी जो है काफ़ी ज़्यादा पुराने सॉल्यूशंस भी हमें दे देता है। और रही बात एआई की, तो एआई एजेंट्स आ रहे हैं। आपने सुना होगा एआई एजेंट्स आ रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा वो एप्लीकेशन पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना देते हैं खुद से, बस उन्हें एक प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है। बट अब वो फीचर बहुत दूर है। एआई एजेंट्स की प्रोटोटाइपिंग चल रही है और एआई एजेंट्स बनने अभी शुरू हुआ है। अब उन एआई एजेंट्स को मैनेज करने के लिए, उन एआई एजेंट्स को देखने के लिए कि हाँ भाई सही काम कर रहे हैं कि नहीं,
वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमें किसी प्रोग्रामर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसी बात पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी पूरा एप्लीकेशन बना के नहीं देता। वो वो सिर्फ़ एक कोड स्निपेट देता है या फिर एक कोड का पज़ल देता है। तो जैसे आप मान सकते हैं कि एक पज़ल आपने बनाया हुआ है, अब उसमें आपको एक पीस मिसिंग लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये पीस मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चैट जीपीटी तुम्हें ये बता सकता है कि ये रहा वो पज़ल जो बैठेगा, अब वो बैठाना तुम्हें है हुँ, उस पज़ल में। तो ये पीस ऑफ पज़ल है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब इसको वहाँ पे बैठाना कैसे है वो तुम्हारे ऊपर है। तो अब वो एक पीस ऑफ कोड हमें देता है, उसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है हमारे हमारे कोड के साथ कि हमने कैसे कोड किया उस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी बहुत दूर है हम उस समय से जहाँ पे चैट जीपीटी या फिर एआईज़ हम वेब डेवलपर्स को या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देंगे। हाँ, पर ये बात कहना चाहूँगा कि वो समय दूर नहीं है। अ हाँ, कुछ 10 या 20 साल तक शायद वैसा समय आ जाए, हमें देखने को मिल जाए, पर फिलहाल के लिए तो आप चिल रह सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं हम कि चैट जीपीटी से उन्हें उन्हें खतरा है जिनको कोई स्किल आती नहीं, ओके? तो जो सिर्फ़ जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस का एक तो ट्यूटोरियल देखे फिर मुझे लगा था कि हाँ, भाई मैं तो इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा। मुझ पर बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो अब मेनली यहीं पे आता है चीज़ कि लोगों को लगता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, जबकि उन्हें पता नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है। हुँ, जब उन्हें पता चले कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, तब वो उन्हें फ़ील होने लगता है कि अच्छा, मैंने तो सिर्फ़ अभी तक 0.1% भी नहीं सीखा। करेक्ट। तो ऐसी चीज़ है। तो जो जो लोग जिनको नहीं पता कि उन वो कौन से लेवल पे हैं, उन्हें डर लगता है कि उन्हें एआई रिप्लेस कर देगा। जो कि एआई को रिप्लेस करवाने में अभी बहुत टाइम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। हुँ, मतलब हमें अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए, स्किल सीखने चाहिए, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। अभी ह्यूमन की ज़रूरत होगी हर फ़ील्ड में ना? यस, यस। और एक और चीज़ कि चैट जीपीटी और बाकी सारे एआई टूल्स है ना, हम प्रोग्रामर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम प्रोग्रामर्स की ज़िंदगी आसान कर रहे हैं। आसान। जिस काम पे जिस जैसे मैंने कहा कि एक बग को या फिर एक एरर को सॉल्व करने के लिए जहाँ पहले कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक निकल जाते थे लोगों को, अब वहीं पे चैट जीपीटी की हेल्प से चैट जीपीटी तुरंत ये बता सकता है कि हाँ भाई, इस लाइन में तुम्हारा एरर है, अब इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमें एग्ज़ैक्ट लाइन ऑफ कोड मिल जाता है कि हमें कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उससे हमारे हमारा जो टाइम है, वो बच जाता है और इसलिए हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, ना कि हमें पूरा का पूरा रिप्लेस किया जा सकता है। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था पहले रिकॉग्नाइज़ करना कहाँ पे एरर है, अब वो काफ़ी ईज़ी हो गया आप लोगों के लिए। जी, जी। हुँ, ये हमारे टाइम भी सेव करते हैं एआई टूल्स वग़ैरह ना? बराबर। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इतना एजुकेट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, तभी सर आपसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बात करके और धन्यवाद आपका कि आपने ब्राइटमन कैंपस टीम को मौका दिया और मुझे यहाँ आपके चैनल पे बुलाया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप जी, थैंक यू वेरी मच।